हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो अभी मैं लगातार ओपन कास्ट से रिलेटेड वीडियोस करवा रहा हूं आपको। ओपन कास्ट से रिलेटेड एमसीक्यू वीडियोस करवा रहा हूं। तो अगर आपने हमारे 4 वीडियोस एमसीक्यू वीडियो ओपन कास्ट पे नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा या जाके आप देख सकते हैं सर्च करके। इससे प्रीवियस वीडियोस जो भी होंगे वो ही है। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से सबसे ज़्यादा नॉइज़ कौन करता है, रॉब शॉवेल, डंपर, हाइड्रोलिक शॉवेल या डोजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोजर। इनमें से सबसे ज़्यादा नॉइज जो है वो डोजर ही करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कड़े पत्थर वाले बेंच में स्पेसिंग निकालना है तो इनमें से कौन सा फार्मूला को यूज़ करेंगे। 1 इंटू बर्डन, 1.25 इंटू बर्डन, 1.5 इंटू बर्डन या नन ऑफ दिच। तो आंसर हो जाएगा इसमें से 1 इंटू बर्डन। इसलिए अगर ओपन कास्ट माइंस में आप जाइएगा और हार्ड स्टार्टा में देखिएगा तो जो ब्लास्टिंग होता है उसके लिए जो ड्रिलिंग किया जाता है वो आपको लगेगा स्पेसिंग और बर्डन के बीच में सेम डिस्टेंस है। एक्चुअली इसलिए क्योंकि वहाँ पे बर्डन और स्पेसिंग सेम हो जाता है और स्क्वायर में आपको लगेगा कि पैटर्न जो है वो स्क्वायर सेट के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल बेंच में अगर स्पेसिंग करना है भैया तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा। 1 इंटू बर्डन, 1 इंटू 2.5, 1 इंटू 5, 1 इंटू या 1.5 इंटू बर्डन। तो 1.5 इंटू बर्डन हो जाएगा कोल बेंच की कंडीशन में। हार्ड रॉक के कंडीशन में हो जाएगा 1, कोल बेंच में 1.5। और अगर कोल बेंच में हो जाएगा 1.5। और अगर नॉर्मल पत्थर में करना है, मीडियम वाला पत्थर में, ठीक है, तो उस कंडीशन में 1.25 हो जाएगा। याद रखिएगा, हार्ड वाला के लिए 1 और नॉर्मल के लिए 1.25 और कोयला या सॉफ्ट वाला के लिए 1.5 इंटू बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से पत्थर में या कोल में स्पेसिंग और बर्डन बराबर होता है। तो कड़े पत्थर वाला बेंच में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूस्टर का पोजीशन क्या होगा अगर होल की तल्ली के कीचड़ में पानी भरा हो। तो मतलब बूस्टर का पोजीशन, एक्चुअली बूस्टर हम जो लटका के रखते हैं होल में, वो कितना दूर पे रहेगा, क्या रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है तल्ली से 1.5 मीटर ऊपर, तल्ली से 5 मीटर ऊपर, तल्ली से सटा के या नन। देखिए, अगर पानी वानी कुछ नहीं भरा है, कीचड़ नहीं है, तल्ली एकदम सूखा हुआ है, जो होल किए आप उसका तल्ली सूखा हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में तो आप तल्ली से सटा के रखेंगे। लेकिन अगर कादा कीचड़ ऐसा कुछ भी भरा हुआ है तो उस कंडीशन में 1.5 मीटर ऊपर रखेंगे, ठीक है, 1.5 मीटर आपको ऊपर रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन का ड्रिल रोड का लंबाई आखिर कितना होता है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 40 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। एक्चुअली में 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 10 मीटर है तो 10 मीटर ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओपन कास्ट बेंच में मैक्सिमम कितना डेप्थ तक ड्रिल किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक ओपन कास्ट का बेंच है, उसमें आप मैक्सिमम कितना ड्रिल कर सकते हैं। 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर या 10 मीटर। यहाँ ये नहीं पूछा कि जो बेंच है उसका ड्रिल, जो बेंच का साइज है उसके बराबर या उससे कम या ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर तक आप ड्रिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं 40 मीटर भैया? क्योंकि ओपन कास्ट में जो ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है उसका एक ड्रिल बिट का लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। और ऐसा कर करके आप जोड़ के 40 मीटर तक मैक्सिमम डेप्थ उतना ही होता है कि आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है स्लीपिंग होल के कितने मीटर रेडियस में बीड़ी, सिगरेट, आग जलाने की मनाही होती है, ठीक है। स्लीपिंग होल का कितना मीटर रेडियस के अंदर में आपको ये सब चीज़ नहीं करना, वेल्डिंग वगैरह, आग जलाना, बीड़ी सिगरेट वगैरह या जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको यूज़ नहीं करना है। 500 मीटर के अंदर में, 300 मीटर के अंदर में, 60 मीटर के अंदर में या नॉन ऑफ दिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 मीटर के अंदर में। स्लीपिंग होल का कंडीशन में यही वाला जो डाटा है ये 60 मीटर है। और यही जब हॉट स्टार्टा वाला बात कीजिएगा, यानी 80 डिग्री से ऊपर या जो हॉट स्टार्टा होता है, उस कंडीशन में आपको 30 मीटर के एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टिंग जोन के कितने मीटर रेडियस में सिर्फ ब्लास्टिंग से संबंधित व्यक्तियों को छोड़ के कोई नहीं रहेगा। 60 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 300 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 मीटर। 20 मीटर रेडियस में ब्लास्टिंग जोन में जो ब्लास्टिंग का आदमी है, यानी ब्लास्टिंग के लिए जो स्टेमिंग कर रहा है, ब्लास्टिंग के लिए जो कनेक्शन कर रहा है, वही सब आदमी रहेगा, फालतू आदमी नहीं रहेगा माइंस का। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टिंग शेल्टर की दूरी ब्लास्टिंग की आखिरी लाइन से कितनी होनी चाहिए। 500 मीटर से अधिक, 300 मीटर से अधिक, 150 मीटर से कम नहीं या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप कमेंट करके बताइए। ब्लास्टिंग शेल्टर की
ब्लास्टिंग वाला जो लाइन होता है जो आप कनेक्शन किए उसका जो आखिरी लाइन कनेक्शन है उससे ब्लास्टिंग शेल्टर का दूरी जब आप ब्लास्टिंग कर रहे हो तो मिनिमम कितना होना चाहिए, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अगला सवाल है, जो होल बारूद भरने के बाद उसी दिन ब्लास्ट नहीं किए जाते उसे क्या कहा जाता है? डीप होल, स्लीपिंग होल, हॉट स्टार्टर वाला होल या नन ऑफ दिस? तो अभी सी बात है स्लीपिंग होल। अगला सवाल है, एक्सप्लोसिव वैन में एक समय में एक राउंड से ज़्यादा बारूद नहीं ले जाएगा। चार्जिंग स्टार्ट करने के कितने पहले वैन नहीं ले जाएगा? मतलब बारूद आप एक्सप्लोसिव वैन में डाल के जो मैगजीन है वहाँ से नहीं निकल सकते हैं कितना देर के पहले? चार्जिंग से 24 घंटा के पहले, चार्जिंग से 48 घंटा के पहले, चार्जिंग से 3 घंटा के पहले, आधा घंटा के पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा घंटा के पहले, 30 मिनट के पहले आप नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल का तापमान कितना से अधिक रहने पर होल चार्ज नहीं किया जाएगा? 50 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री या नन ऑफ दिस? इसका आंसर है 80 डिग्री। अगला सवाल है, एक्सप्लोसिव वैन में आखिरी जो वेंटिलेशन कनेक्शन है तो होल स्टार्टर 80 डिग्री से ज़्यादा अगर रहेगा होल का टेम्परेचर तो हम उसमें पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लोसिव वैन का मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए? कितना हो सकता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, कुछ लोग से हम जब पूछे थे कि जो डंपर होगा, डंपर का स्पीड से रिलेटेड मैं यहाँ पे डाटा क्लियर कर देता हूँ। चलिए देखिए, जो डंपर है, ठीक है, डंपर अगर यार्ड में जा रहा है, डंपिंग यार्ड में जा रहा है भैया, तो इसका मैक्सिमम स्पीड होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। डंपर अगर नॉर्मली माइन एरिया के अंदर में है तो इसका मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा 30 to 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर एक्सप्लोसिव वैन का बात करें, एक्सप्लोसिव वैन है 25 किलोमीटर, एक्सप्लोसिव वैन का कंडीशन में 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक मैक्सिमम यह स्पीड हो सकता है। तो स्पीड से रिलेटेड 3 ही डाटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, डंपर अगर यार्ड में चल रहा है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर एक्सप्लोसिव वैन एक्सप्लोसिव लेके जा रहा है तो, और डंपर अगर माइन एरिया के अंदर में है तो 30 to 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ड्रिल होल को बेंच हाइट से 10% ज़्यादा ड्रिल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डीप होल ड्रिलिंग, सब गेट ड्रिलिंग, डीप होल फॉर हॉट स्टार्टर या फिर ऑप्शन नन ऑफ दिच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब गेट ड्रिलिंग। सब गेट ड्रिलिंग जो है, जो बेंच होता है उसका बेंच हाइट से 10% ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हार्ड स्टार्टर में जो नीचे का टो है वो छूट जाता है और वो नहीं छूटे उसके लिए हम लोग 10% ज़्यादा ड्रिलिंग करते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज फॉर्म में अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं? तो मैंने पूछा था, बहुत से लोगों ने बताया था, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है आपका। एक्चुअली स्लरी एक्सप्लोसिव ही होगा। स्लरी एक्सप्लोसिव एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसको अंडरग्राउंड माइंस में कार्ट्रिज के रूप में हम यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार सरफेस माइनर का प्रयोग कहाँ किया गया था? सीसीएल का कार ओपन कास्ट माइंस में, एमसीएल का लखनपुर ओपन कास्ट माइंस में, ईसीएल का कापसारा में या बीसीसीएल का गोविंदपुर प्रोजेक्ट में? तो एक्स का सही आंसर है एमसीएल का लखनपुर ओपन कास्ट माइंस में सरफेस माइनर का प्रयोग 1999 में पहली बार किया गया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा माइंस में BWE बकेट विल एक्सकवेटर का प्रयोग किया जा रहा है? एनसीएल का अल्मोरी में, ठीक है, इसके बाद नवेली लिग्नाइट का माइंस में, एमसीएल का लखनपुर प्रोजेक्ट में या नन ऑफ दिच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवेली लिग्नाइट माइंस में व्हील बकेट एक्सकवेटर का यूज़ किया जाता है। देखिए, एक्चुअली व्हील बकेट एक्सकवेटर का जो व्हील होता है और उसमें जो बकेट लगे होते हैं वो बकेट सॉफ्ट कोल और सॉलिड वाला जो ये आपका नॉर्मल स्टार्टर होता है, ठीक है, सॉफ्ट वाला जो नरम स्तर वाला मिट्टी होता है उसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो नवेल लिग्नाइट कोयला को तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये, ठीक है, बट अगर लिग्नाइट अच्छा मात्रा में है तब। अगला सवाल है, हाईवाल माइनिंग में हाईवाल माइनर ऑगर कितनी गहराई तक जाके कोयला काटता है? हाईवाल माइनिंग मेथड के बारे में अगर आपने नहीं देखा होगा हमारा वीडियो, तो मशीनरी वाला वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा। मेथड ऑफ अलग अलग ओपन कास्ट का मेथड है, उसमें मैंने बताया डिटेल में कि भैया हाईवाल माइनर होता क्या है, हाईवाल माइनिंग करते कैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 से 300 मीटर। मतलब हाईवाल माइनर 200 से 300 मीटर तक जाके गहराई तक जाके कोयला काट लेता है। अगला सवाल है, हाईवाल माइनर भारत में पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया था? WCL का शारदा प्रोजेक्ट, CCL का कारो प्रोजेक्ट, MCL का लखनपुर प्रोजेक्ट या नन ऑफ दिस?
सही आंसर है WCL का, शारदा ओपन कास्ट माइंस में इसको यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। स्टेमिंग हाइट कितनी रखी जाएगी? बर्डन के बराबर या उससे ज़्यादा, स्पेसिंग के बराबर या उससे ज़्यादा, बर्डन प्लस स्पेसिंग दोनों में से जो ज़्यादा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बर्डन के बराबर। स्टेमिंग का हाइट कम से कम बर्डन के बराबर रखा जाता है या उससे ज़्यादा रखा जाता है, उससे कम नहीं हो सकता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ड्रिल पैटर्न नहीं है? ग्रिड पैटर्न, स्टेगर्ड पैटर्न, भी पैटर्न, नन। तो देखिए आपको लग रहा होगा भी पैटर्न ब्लास्टिंग का पैटर्न है, लेकिन नहीं। भी पैटर्न इनिशिएशन का पैटर्न है, मतलब चार्जिंग का पैटर्न। आप कनेक्शन जब करते हैं तो भी बना बना के कनेक्शन करते हैं, लेकिन ग्रिड पैटर्न एंड स्टैगर्ड पैटर्न पर्टिकुलर ड्रिल पैटर्न है। ड्रिल जब करते हैं तो ये दो पैटर्न को आप अडॉप्ट करते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। आप अगर मेरा कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव की मात्रा कैसे निकालेंगे? बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू डेप्थ ऑफ होल करके, बर्डन प्लस स्पेसिंग इंटू डेप्थ ऑफ होल करके, बर्डन प्लस स्पेसिंग प्लस डेप्थ ऑफ होल, बर्डन प्लस स्पेसिंग माइनस डेप्थ ऑफ होल। तो अभी सी बात है, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू डेप्थ ऑफ होल कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा भैया पर्टिकुलर एक ठो छेदा में, एक ठो होल में कितना एक्सप्लोसिव डालना है। तो बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू होल का जो डेप्थ होगा, गहराई होगा, उसको इंटू करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। इसी के हिसाब से जो शॉर्ट फायरर होता है बारूद भरता है। अगला सवाल है, एक ही बेंच में हार्ड या सॉफ्ट दोनों तरह का लेयर है, तो बताइएगा कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करेंगे? सेकेंडरी ब्लास्टिंग करेंगे, डेक चार्जिंग करेंगे, मफल्ड ब्लास्टिंग या कंट्रोल ब्लास्टिंग? तो इसका सही आंसर डेक चार्जिंग होगा। डेक चार्जिंग अलग अलग टाइप का लेयर, कहीं सॉफ्ट कहीं पे हार्ड, ठीक है, तो उस कंडीशन में करते हैं। और बारूद भी जो भरते हैं लेयर लेयर में भरते हैं अलग अलग, ठीक है। अगला सवाल है, जहाँ आसपास बस्ती हो वहाँ मफल ब्लास्टिंग करते हैं ताकि फ्लाई रोड ना उड़े। और मफल ब्लास्टिंग में करते क्या है? ड्रिल करके 2-3 होल लाइन छोड़ देते हैं, ब्लास्टिंग जोन के ऊपर नायलॉन का जाली रख के उसमें वजन रख देते हैं, या फिर दोनों, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता ही होगा मफल ब्लास्टिंग जोन के ऊपर नायलॉन का जाली या जो लोहा वाला जाली उसको रख के टायर से या बालू बोरा भर भर के जो छेद के ऊपर है होल है उसके ऊपर में बालू रख देते हैं ताकि उड़े नहीं। अगला सवाल, इनमें से कंट्रोल ब्लास्टिंग का तरीका नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं है? लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग, नॉनेल या मफल ब्लास्टिंग? तो मफल ब्लास्टिंग कंट्रोल ब्लास्टिंग का तरीका नहीं है। मफल ब्लास्टिंग एक अलग टेक्निक है, एक अलग तरीका है जिसमें फ्लाई रॉक नहीं हो रहे। मफल ब्लास्टिंग से आप वाइब्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। मफल ब्लास्टिंग से सिर्फ आप फ्लाई रॉक को रोक सकते हैं। कंट्रोल ब्लास्टिंग में वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उपाय रखा गया है। कंट्रोल ब्लास्टिंग ऐसे ब्लास्टिंग होते हैं जिसमें आप आसपास के पर्टिकुलर एरिया में वाइब्रेशन ना हो उससे बचाव करते हैं, हालांकि फ्लाई रॉक तो बचता ही है। अगला सवाल है, सेकेंडरी ब्लास्टिंग का तरीका इनमें से कौन सा नहीं है? पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग, स्नेक होलिंग, प्री स्प्लिटिंग? तो इसमें हो जाएगा प्री स्प्लिटिंग, क्योंकि पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग, स्नेकिंग ये तीनों का तीनों सेकेंडरी ब्लास्टिंग का तरीका है। सेकेंडरी ब्लास्टिंग मतलब एक बार ब्लास्टिंग किया, बड़ा बड़ा चट्टान मिल गया, फिर से उस चट्टान को आपको तोड़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ले नहीं जा सकते आप, उस कंडीशन में आप सेकेंडरी ब्लास्टिंग करेंगे। अगला सवाल है, ANFO का फुल फॉर्म क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ऑटो न्यूट्रल फ्यूल ऑयल, ऑटोमेटिकली नर्सिंग फ्यूल ऑयल, नन। तो इसका तो आपको पता ही होगा, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अगला सवाल है, हॉट स्टार्टर का टेम्परेचर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? पायरोमीटर, थर्मोमीटर, काटा थर्मोमीटर, बैरोमीटर? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हॉट स्टार्टर का टेम्परेचर नापने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे? हॉट स्टार्टर वाला होल में चार्जिंग करने के बाद अधिकतम कितना देर में ब्लास्टिंग करना होता है? तो ये दो क्वेश्चन हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, अगला जो क्लास कराएंगे उसमें हम आप दोनों का आंसर बता देंगे। ANFO सबसे इफेक्टिव कब होगा? AN यानी अमोनियम नाइट्रेट 95%, फ्यूल ऑयल 5%, ऐसा करके 4 ऑप्शन है, देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94% जब अमोनियम नाइट्रेट होगा, फ्यूल ऑयल जब 6% यानी डीजल 6% होगा, और अमोनियम नाइट्रेट 94% होगा, तब बेस्ट कम्बिनेशन होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी वाला होल में इनमें से कौन सा बारूद यूज़ करेंगे? ANFO, अल्मुनाइज्ड ANFO, स्लरी, नन? तो देखिए ANFO हम लोग उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे स्टार्टर जो है मजबूत है, मतलब कमज़ोर है या दरार वाला है, उस सब कंडीशन में, ठीक है। स्लरी को यूज़ करते हैं जहाँ पे पानी वाला कंडीशन है, या स्लरी को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। स्लरी एक्सप्लोसिव का एक रेंज होता है, ठीक है, उस रेंज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्लरी एक्सप्लोसिव को पानी वाला में अपना सकते हैं, जबकि ANFO को नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल ये दोनों होता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब ख़राब हो जाता है बारूद। अगला है, ANFO का VOD कितना होता है? अमोनियम नाइट्रेट का फ्यूल ऑयल का VOD कितना होता है?
ठीक है। 3000 से 3500, 3500 से 4500, 5000 से 7000 या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3000 से 3500 VOD होता है NFO का। अगला क्वेश्चन है, वह बारूद जो डेटोनेटर या डेटोनेटिंग फ्यूज से ब्लास्ट हो उसे क्या कहेंगे? तो कैप सेंसिटिव, नॉन कैप सेंसिटिव, बोथ या नन? तो देखिए, कैप सेंसिटिव होता है जो डेटोनेटर या डेटोनेटिंग फ्यूज से ब्लास्ट होता है। जो नहीं उसका होता है उसको नॉन कैप सेंसिटिव बोलते हैं। और अंडरग्राउंड माइंस में कैप सेंसिटिव बारूद को ही परमिटेड है, दिया गया है। ठीक है। तो आई होप ये शायद पूरा ख़त्म हो गया क्वेश्चन, मे बी शायद नहीं बचा है। अगर बचा होगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओपन कास्ट का पूरा सीरीज़ देख लीजिएगा, आपका पूरा ओपन कास्ट कवर हो जाएगा आई होप। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं और भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो एक काम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिस भी वीडियो पे, जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।